दोस्तों, मैं वंदना वर्मा एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आप सभी के चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जहाँ से शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बार बार पूछता है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन बात कहाँ हुई है वो हमारे पिछले वीडियोज में हुई है और किस पॉइंट से हुआ है, वो पॉइंट्स बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। लेकिन आज हम उसका डीपली स्टडी करेंगे क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन आया है वो उसके अंदर जाके आया है। तो चलिए जानते हैं कि वो पॉइंट क्या है, वो टॉपिक क्या है, और वो टॉपिक है आपका वंशानुक्रम की संरचना एवं सिद्धांत या नियम। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहा है वैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम की संरचना के बारे में, सिद्धांत के बारे में और नियम के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर एक छोटे से बच्चे के बारे में, जन्म के बारे में बात करते हैं तो हमेशा दिमाग में आता है कि आखिर बच्चों का जन्म होता कैसे है, क्या रीजन है, गॉड गिफ्टेड है या फिर नेचुरल गिफ्टेड है, क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन साइंटिफिकली अगर इसको जाने तो वो कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल भी समझ में आ जाता है कि एक बालक का, एक नवजात शिशु का जन्म होता कैसे। तो वही बात आज हम जानेंगे। कहा गया कि मानव शरीर का जो प्रारंभ है वो एक कोष से होता है। जी हाँ, बिल्कुल, मानव शरीर का जो प्रारंभ है वो एक कोष से होता है और वह जो कोष होता है उसको हम संयुक्त कोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। जी हाँ, उसको हम किस नाम से जानते हैं, संयुक्त कोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, जाइगोट। अब जानने वाली बात है कि भैया ये जाइगोट क्या है। ठीक है, तो जाइगोट के बारे में बात करें तो जाइगोट में कहा गया कि मातृकोष और पितृकोष यानी कि स्पर्म सेल और वोव्यूम सेल जो होते हैं वही मिलकर क्या करते हैं, संयुक्त कोष का निर्माण करते हैं। यानी कि सही बात है कि अगर एक बच्चे को जन्म देना हो तो मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन चाहिए, बिना इसके तो बच्चे का जन्म होगा ही नहीं। तो वही बात साइंटिफिकली वैज्ञानिकों ने भी कहा कि जो संयुक्त कोष है, ठीक है, उसमें जो 2 कोष होते हैं वो 2 कोष कौन से हैं आपके, स्पर्म सेल यानी कि पितृकोष और दूसरा कौन सा है, ओव्यूम सेल यानी कि मातृकोष। अब ये स्पर्म सेल और जो ओव्यूम सेल है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 होती है और यही 23 गुणसूत्र जो होते हैं 46 गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं और यही 46 गुणसूत्र भैया एक बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है। जी हाँ, क्वेश्चन हमेशा यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में यहाँ से बार बार पूछता है और वो क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 46 यानी कि 46। लेकिन जानने की बात यह है कि कभी कभी कहीं कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे सामान्यतः कुछ ऐसे मनुष्य पाए जाते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि कभी कभी क्या होता है, कुछ मनुष्यों में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 की जगह 47 हो जाते हैं और यही 47 गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जब मनुष्यों में कुछ ऐसे व्यक्ति में 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाए तो उनको एक नाम दिया गया और वो नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम। इसी के साथ साथ एक जगह और डाउन सिंड्रोम का नाम आता है और वो नाम कहाँ आता है, यहाँ पे, कि जब माता के 21 गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े से अलग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है, एक डाउन सिंड्रोम की कंडीशन पैदा होती है और ये डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि आखिर ये डाउन सिंड्रोम है क्या, क्या इफेक्ट करता है बालक पे। तो यहाँ पे कहा गया कि जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बालक होता है या तो वो अल्प आयु का होता है यानी कि कम जीने वाला होता है, या मंद बुद्धि का होता है यानी कि उसके पास प्रखर बुद्धि नहीं होती है, या तो वो अल्प विकसित जन्नांग वाला होता है यानी कि कह सकते हैं थर्ड जेंडर वो होता है। और ये भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा है शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि जब कभी 46 की जगह किसी मनुष्य में 47 गुणसूत्र आ जाते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, डाउन सिंड्रोम के। और उसी के साथ साथ कि जब माता का 21वां गुणसूत्र जो होता है जोड़े से अलग नहीं हो पाता है तो भी हम उसको किस नाम से जानते हैं, डाउन सिंड्रोम। और ये फैक्टर कहाँ पे करता है, इफेक्ट कहाँ पे करता है कि बालक को अल्प आयु का बनाता है, अल्प बुद्धि का बनाता है या फिर अल्प अविकसित जन्नांग वाला बनाता है। ठीक, ये तो था गुणसूत्रों के संरचना के बारे में यानी कि कह सकते हैं वंशानुक्रम की संरचना के बारे में और एक नवजात शिशु के जन्म के बारे में कि कैसे एक नवजात शिशु का जन्म होता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत के बारे में। बड़ा ही जबरदस्त
पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत। तो चलिए जानते हैं कि क्या बताया गया है वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत के अंतर्गत। देखिए सबसे पहले सिद्धांत की बात करें तो कहा गया है कि बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। जी हाँ, जिसके प्रतिपादक थे बीजमैन महोदय। इन्होंने बड़ी ही जबरदस्त बात कही कि इन्होंने क्या कहा कि अगर माता पिता में जितनी प्रजनन क्षमता होती है उतनी ही प्रजनन क्षमता उसके बच्चों में भी पाई जाती है। जी यही बात कही उन्होंने, लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं बात को स्पष्ट नहीं करता कि जरूरी नहीं है कि अगर पिता में स्पर्म काउंट ज्यादा है तो उसके बच्चे में भी स्पर्म काउंट हुई होगी, या फिर माता में ओव्यूम सेल्स के ज्यादा है तो उसके बच्चे में, उसकी लड़की में भी ओव्यूम सेल्स होंगे। ठीक है, तो इस बात को लेके आए थे बीजमैन महोदय और इन्होंने कहा कि बीज कोश यानी कि जनन की क्षमता का जो विकास है वो अपने माता पिता से उसी रूप में प्राप्त होता है जिस रूप में उसके माता पिता में होता है। तो इस बात की बहुत बड़ी आलोचना की और वो आलोचक थे महान वैज्ञानिक BN झा। इन्होंने क्या कहा, ये तो उसी तरीके की बात होगी भैया बाबू कि एक जगह से 10,000 रुपए निकाला एक बैंक से और दूसरे बैंक में लाके फिर से डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए BN झा ने इसकी आलोचना की और कहा कि ऐसा होना संभव नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं दूसरे नियम और सिद्धांत के बारे में, जिसको क्या कहा गया, विभिन्नता का सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विभिन्नता यानी कि भिन्न। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक थे वो डार्विन और लैमार्क थे और इन्होंने क्या कहा कि जो संतान होती है जरूरी नहीं है कि वो माँ बाप की तरह ही हो सकता है माँ बहुत गोरी हो, बच्चा बहुत काला हो, पिता बहुत काले हो, बच्चा बहुत गोरा हो। ठीक है ना, तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया किसने, डार्विन और लैमार्क ने, और इन्होंने कहा कि विभिन्नता का सिद्धांत का मतलब होता है कि माँ बाप के विपरीत संतान की उत्पत्ति होना, जिसको उन्होंने किस नाम से डिफाइन किया, विभिन्नता का सिद्धांत। किसने, डार्विन और लैमार्क ने। इसी के साथ साथ तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं, वो तीसरा सिद्धांत क्या है, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। जी हाँ, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है लैमार्क। लैमार्क के बारे में आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, जिन्होंने क्या बताया था, गर्दन के बारे में, यानी कि जिराफ के गर्दन के बारे में बातें की है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कहा कि अगर माता पिता कुछ गुणों को अर्जित किए हुए हैं और जो उनके जीन में आ चुका है, ठीक है, तो वो एक माता पिता जो है, जो उनके जीन में वहां से स्थानांतरित हो सकते हैं अपनी दूसरी पीढ़ी में। ठीक है ना, तो जिसको उन्होंने क्या कहा कि अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चा कहा जाता है कि गोरा ही होगा, माता पिता लंबे हैं तो कहा जाता है कि बच्चा लंबा ही होगा। तो कहीं ना कहीं किस आधार पे कहते हैं, हम जीन्स के आधार पे कहते हैं, क्योंकि माता पिता के जीन्स ही क्या करते हैं, बच्चों को इफेक्ट करते हैं। तो इस वजह से लैमार्क ने कहा कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम भी आता है किसमें, वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत कहते हैं। लेकिन एक बात और उन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरीके से कही कि कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो अर्जित तो है लेकिन जीन्स को इफेक्ट नहीं करते, जीन को प्रभावित नहीं करते, और जब जीन को इफेक्ट नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, तो वो जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित हो जाएंगे। जैसे जानते हैं आप क्या है, अर्जित गुणों के असंक्रमण का सिद्धांत। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा कि आप चूहे और छिपकली को देखते हैं, ठीक, और अगर चूहे की कटी पूंछ हो तो जरूरी है कि उसके बच्चे की भी कटी पूंछ हो, या फिर होता है, नहीं होता है। उसका जो बच्चा होता है चूहे का, जब जन्म लेता है तो पूरी पूंछ के साथ जन्म लेता है। जस्ट यही बात छिपकली के साथ भी है कि अगर किसी सिचुएशन में छिपकली की पूंछ कट गई हो तो उसकी जो संतान आती है वो कटी पूंछ वाली नहीं होती, बल्कि उसकी संपूर्णता के साथ उसकी पूंछ रहती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अर्जित गुणों के असंक्रमण का सिद्धांत है, क्योंकि जो कटी हुई पूंछ है वो उसके जीन को इफेक्ट नहीं किए। इसी की तरह और भी बातें समझ सकते हो, जैसे हो सकता है पिता बहुत अच्छे तैराक हो, तो जरूरी नहीं है कि बच्चा भी बहुत अच्छा तैराक हो। क्यों? क्योंकि पिता के जीन में तैराकी नहीं है, उन्होंने अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, इस वजह से हुआ ऐसा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इस पॉइंट्स को समझने के लिए कि एक जगह जहां लैमार्क ये कह रहे हैं कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है, वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि अर्जित गुणों के
असंक्रमण का नियम भी है। ठीक, अब आगे बात करते हैं प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा है कि प्रत्यागमन का नियम के प्रतिपादक है। तो प्रत्यागमन के नियम के जो प्रतिपादक है वो सोरेनसन महोदय है। और बच्चे इस नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रत्यागमन का मतलब कहीं कहीं थोड़ा सा समान दिया हुआ है और कहीं कहीं विपरीत दिया है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो विपरीत से ही है, ना कि कहीं कहीं समान वाले कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे माँ बाप हैं उसके जस्ट अपोजिट बच्चे या संतान की उत्पत्ति होना। यानी कि अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे का छोटा कद का होना, माँ बाप बहुत गोरे हैं तो बच्चे का काला या सांवला होना, माँ बाप बहुत प्रखर बुद्धि वाले हैं लेकिन बच्चे का मंद बुद्धि वाला होना, जड़ बुद्धि वाला होना। जस्ट विपरीत संतान की जब उत्पत्ति होती है तो सोरेनसन ने कहा कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। जी आगे हम बात करेंगे मेंडल के नियम के बारे में। बड़े ही जबरदस्त थे ये वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो प्रयोग किया था, पिछली क्लास में बात हुई है, पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो मटर की फली पे किया था और ये प्रयोग उन्होंने किया था जिसपे मटर की फली को उसने वैज्ञानिक नाम दिया था। वो वैज्ञानिक नाम था आपका पाइसम सटाइवम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। खैर इसके अंदर अगर आपको जानना हो तो प्लीज पिछले वीडियोस को जाके देखिए ताकि आप वहां से समझ सके कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने और क्या क्या बातें कही है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक, इसके जो प्रतिपादक थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे और ये 3 नियम को लेके आए थे। वो 3 नियम क्या थे? पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम था स्वतंत्र अवयव का नियम। ये 3 नियम थे जो कौन लेके आया था, ग्रेगर जॉन मेंडल लेके आए थे और जिसका कहा गया ये मेंडल का नियम है। इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा है शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत इस पॉइंट से। ठीक है, यहीं पे एक बात और जान लेते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में कि क्या है जीनोटाइप, ये पूछा हुआ है, और दूसरा फिनोटाइप। देखिए जीनोटाइप यानी कि जीन्स की बात कर रहा है और फिनोटाइप मतलब यानी कि फिजिकल कह सकते हैं, एक्सटर्नल से कह सकते हैं। तो जब जीनोटाइप की बात होती है तो अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो कहा जा सकता है कि जो आंतरिक गुण है, लक्षण है, ठीक है, जो कि जीन्स से आपको कोरिलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं और ये आंतरिक होते हैं। और उसी के साथ साथ अगर फिनोटाइप की बारे में बात करें जो कि फिजिकल कह सकते हैं, यानी कि हमारी लंबाई कितनी है, हमारी चौड़ाई कितनी है, तो ये जो सारी चीजें वो क्या मेजरमेंट है, प्रत्यक्ष रूप में है, इसको बाहरी तौर से हम देख सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि ये आंतरिक कह सकते हैं और ये बाहर कह सकते हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट से कभी कभी शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या फिर अदर स्टेट का टेट हो, वहां पे कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछा हुआ। ठीक है, ये तो था ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। इसी के साथ साथ बात करते हैं समानता के नियम के बारे में। जी हाँ, एक जगह आपने पढ़ा है कि जो नियम दिया उनमें प्रत्यागमन का नियम जिसमें विविधता के बारे में बात कही गई है, वहीं पे एक महान मनोवैज्ञानिक सोरेनसन ही निकल के आए और उन्होंने कहा कि समानता का नियम भी होता है। ऐसा नहीं कि अगर माँ बाप के विपरीत संतान पैदा होती है तो माँ बाप की तरह भी संतान पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि जिसको कहा गया क्या, समानता के नियम। जैसे अगर माँ बाप प्रखर बुद्धि के हैं तो संतान भी प्रखर बुद्धि की होगी, माँ बाप सुंदर सुदृढ़ बॉडी के हैं तो संतान भी क्या होगी, सुदृढ़ और सुंदर बॉडी की होगी, जिसको क्या कहा गया, समानता का नियम, जिसके प्रतिपादक कौन थे, सोरेनसन महोदय। अब इसी के साथ साथ लास्ट में बात करते हैं जीव सांख्यिकी का नियम, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा है आपके यूपी टेट में और सुपर टेट में भी पूछा है। ठीक है, इनके जो प्रतिपादक है वो है गॉल्टन महोदय और इनकी एक पुस्तक थी, जानते हैं क्या थी वो पुस्तक, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो पुस्तक थी आपकी हेरिडिटी जीनियस, हेरिडिटी जीनियस। इन्होंने इसमें बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो सांख्यिकी के रूप में होते हैं। अब जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सांख्यिकी का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जीन्स जो होते हैं वो माता पिता से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि जो जीन्स
और उन्होंने कैलकुलेट करके बताया 1/2, 1/4, 1/8, 1/60 एंड देन आफ्टर 1/32। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक संख्या के रूप में होते हैं जो जीन्स होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन जो नियम और सिद्धांत है उसमें से कई बार वो सीक्वेंस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे श्रृंखलाबद्धता में। अब इसको जानने के लिए, इसको याद करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? बीबी आप प्रेम से। जी हाँ, आपको हंसी आएगी, लेकिन जानिए बीबी आप प्रेम से। देखते हैं कैसे ये हमारी हेल्प करेगा इस सिद्धांत को जानने के लिए। बी का मतलब बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। दूसरे बी का मतलब विभिन्नता का सिद्धांत या नियम। आ का मतलब अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, और वहीं पे आ का मतलब हम कह सकते हैं अर्जित गुणों के असंक्रमण का नियम। ठीक। पा का मतलब प्रत्यागमन का नियम, मा का मतलब मेंडल का नियम, और उसी के साथ साथ स की बात करें तो समानता का नियम। जी हाँ, ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है, और इसको याद करने के लिए सीक्वेंस फॉर्म में, और वो ट्रिक क्या है? बीबी या प्रेम से। ठीक। और इसी के साथ साथ लास्ट में बचता है सिर्फ एक नियम, और वो नियम क्या है? जीव सांख्यिकी का नियम, जिसके प्रतिपादक हैं गाल्टन महोदय, और ये पुस्तक थी हेरिडिटी जीनियस, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि संख्या के रूप में जीन्स के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे, जितनी भी बातें आज हुई आपकी और हमारी, ये शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर बार दोस्तों 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है। तो प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर भी अगर कुछ सुझाव है, कुछ राय है, कुछ कमियां दिख रही है आपको, या फिर कुछ और जानने की इच्छा हो रही है आपको, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको और क्या जानना है, या फिर हमें और क्या सुधारना है। धन्यवाद।